Yes, today we are going to study about the endomembrane system, in which we mainly study how the cell organelles are mainly functionally coordinated, and in this endomembrane system, what are the cell organelles are mainly included. In this, we can study about with first learn with the tricks. Love is easy. अभी जानते हैं इस समय तो प्यार आसान हो गया है, कहना आसान हो गया है कि लव इज इजी। ठीक है, जैसे एल फॉर क्या होता है, लाइसोसोम। वी फॉर क्या होता है, वैक्यूल। ई फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जी फॉर गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो ये है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। बाकी जैसे ऑप्शन अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं कि हाँ, कि मतलब जो लव इज इजी है, अगर इसके अलावा अगर कोई भी अगर आ रहा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का साथ में दे रहा है और एल वी और ई साथ में दे रहा है, तो उसमें हम लोग रॉन्ग आंसर क्या होगा, जो इसमें इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन नहीं होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही राइबोसोम होता है, ना ही पेरोक्सिसोम होता है, ना ही सेंट्रियोल्स होता है, ये सब हम नहीं लिखेंगे। बात करते हैं कि जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मेन जो आधार है, बेस क्या है, कि वो इसमें जितने भी सेल हैं, वो ऑर्गेनल्स हैं, वो फंक्शनली क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। फंक्शनली दे आर कोऑर्डिनेटेड। समझेंगे कैसे फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड है, ये चीज़ समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि हम देखते हैं, यहाँ देखिए, ये है ई आर, इसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सबसे पहले इस टर्म को समझिए। इंडो मतलब क्या होता है, इनसाइड, और प्लाज्मा मतलब जो फ्लूइड है, मतलब पर्टेनिंग टू द फ्लूइड, जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है उसके बारे में। रेटिकुलेशन मतलब होता है नेटवर्क। तो आप भी जानते हैं, अगर मान लीजिए सेल के अंदर इसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वैसे भी अगर रियल लाइफ में अगर देखें, अगर किसी पर्सन का अगर नेटवर्क बहुत ज़्यादा है तो उसके पास पावर भी ज़्यादा है, और वो क्या करता है, एक मजबूत है वो। ठीक है, वैसे ही सेल में क्या है कि सेल के अंदर अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो सेल का वो क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरली और उसकी जो स्टेबिलिटी को ये मेंटेन कर रहा है, मतलब उसको बैकबोन की तरह। जैसे हमारे शरीर में जो क्या है, हड्डी है, ठीक है, बोन्स है, कार्टिलेज है, वो क्या है, स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है। वैसे सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन करता है, और चाहे उसको मजबूती की अगर बात करें तो वो कौन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो पार्ट में डिवाइड है। दो पार्ट में किस बेसिस पे, कि अगर मान लीजिए कि राइबोसोम नाम का एक सेल ऑर्गेनल्स है, अगर जैसे मान लीजिए अगर एक यहाँ है महिला और एक ये महिला है, ठीक है, समझिए, तो इसके पास ये बैलून है, इसके पास ये बैलून नहीं है, तो इसके पास ये बैलून है, इसके पास ये बैलून नहीं है। तो बैलून मतलब क्या है, समझाने का मतलब है राइबोसोम। तो जो राइबोसोम है, RER, मतलब जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास अगर उसके आउटर मेम्ब्रेन पे क्या है, राइबोसोम, तो उसको क्या कह रहे हैं, RER। अगर जिसमें नहीं है तो उसको क्या कह रहे हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या नहीं है, राइबोसोम नहीं है उसके सरफेस पे, तो इसलिए वो क्या है, स्मूथ है। बात करते हैं कि जो RER का जो काम क्या है, कि RER क्या होता है, कि जैसे ये है RER, और इसके जो आउटर मेम्ब्रेन जो है, इसके आउटर मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं राइबोसोम, और ये राइबोसोम ही इसको क्या बनाता है, रफ। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस कराना। तो वैसे ये RER का फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस कराना। ठीक है, नॉर्मली तो ये है। अगर बात करते हैं और क्या क्या फंक्शन हो सकता है, तो देखिए
जितना भी प्रोटीन का सिंथेसिस कराना है, जैसे कि मान लीजिए जो भी प्रोटेनियस अगर एंजाइम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जो भी डाइट लिए, डाइट लेने के बाद क्या होता है, स्टोमक में भी डाइजेशन होता है, स्टोमक के बाद क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है। तो ये जो डाइजेशन जो होता है, तो उस डाइजेशन के लिए अगर प्रोटीन का डाइजेशन करना है तो उसमें प्रोटीएज एंजाइम की ज़रूरत है। चाहे और जो कि प्रोटीन का जो जैसे प्रोटीन कंपाउंड जो है, और भी जैसे कि उसका डीनेचर्ड प्रोडक्ट अगर है, उसको अगर तोड़ना है तो उसको तोड़ने के लिए भी क्या चाहिए, प्रोटीएजेस एंजाइम चाहिए। तो वो प्रोटीएज जो एंजाइम है उसका सिंथेसिस जो है, और उनका सिंथेसिस चाहे सिक्रीशन कौन कराता है, जहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उस चीज़ का सिक्रीशन चाहे सिंथेसिस कौन कराता है, RER। तो RER जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस भी कराता है और इसका सिक्रीशन भी कराता है। जैसे ये RER का अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ये किस ऑर्गन्स में, चाहे किस सेल्स में ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो आप याद कर सकते हैं पेनक्रियाज में। तो पेनक्रियाटिक सेल जो है, पेनक्रियाटिक सेल आप पढ़िएगा आगे, पेनक्रियाटिक सेल में ट्रिप्सिन होता है, और ये ट्रिप्सिन क्या होता है, प्रोटीन को भी ये डाइजेस्ट करता है। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या वहाँ पे जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन, उस एंजाइम का फॉर्मेशन कौन कराता है, पेनक्रियाटिक सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप भी जानते हैं कि एंजाइम जितने भी होते हैं वो कितने सब प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, सिर्फ एक एंजाइम को छोड़ के। आप उसका आंसर कौन सा एंजाइम जो है जो कि प्रोटीनियस नेचर का नहीं होता है, आप उसको कमेंट में आप आंसर इसका भेज सकते हैं। ठीक, पेनक्रियाटिक सेल। फिर इसके बाद से मान लीजिए जहाँ फाइब्रोब्लास्ट है जो कि कोलेजन का फॉर्मेशन कराता है, फाइब्रोब्लास्ट। तो ये फाइब्रोब्लास्ट भी क्या होता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो वहाँ भी ये उनका सिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे होता है। दूसरा प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल आप जानते हैं कि प्लाज्मा सेल क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी आप जानते हैं कोई भी पैथोजन इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये क्या करता है, वो अपना मतलब उसको किल करने के लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराता है। तो ये नॉर्मली यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन सब सेल में, प्लाज्मा सेल में, फाइब्रोब्लास्ट सेल में, चाहे पेनक्रियाटिक सेल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, RER, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस कराना रहता है। दूसरा जो है कि ये एक और कार्य है कि जो लाइसोसोम में आप पढ़े हैं कि उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, उस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को सिंपल समझिए कि ये है RER, ये है RER। तो RER क्या करता है, इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का फॉर्मेशन कराता है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का क्या कराता है, फॉर्मेशन। फिर इसको पैकेजिंग जो करता है वो होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इसका पैकेजिंग करता है। फिर इसके बाद से ये एक नया जो स्ट्रक्चर बनता है, और इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसको कहते हैं, ये नया स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइसोसोम ये बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद से देखते हैं कि ACR का क्या काम है। ACR का अगर बात समझें तो वो नॉर्मली फैट और लिपिड का सिंथेसिस कराता है, फैट्स और लिपिड का सिंथेसिस कराता है। और मेनली जो है इसमें दो इसमें लिपिड के बारे में हम बात किए थे, एक है फॉस्फोलिपिड और दूसरा जो है बताए थे कोलेस्ट्रॉल। तो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का जो फॉर्मेशन है वो कौन कराता है, ACR ही कराता है। और जो बात करते हैं कि मेनली जो है ये स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट सेल जो है, ये सबसे ज़्यादा मतलब स्टेरॉयडल हार्मोन जैसे हो गया, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एंड्रोजन हो गया, तो इन सब चीज़ का जो फॉर्मेशन है वो मतलब वो भी लिपिड सोर्स होता है। तो इन सब का फॉर्मेशन कौन कराता है, सेल के किस ऑर्गेनल्स में होता है, वो होता है ACR में। ठीक है, तो एस्टेरॉयडल हार्मोन्स का भी ये फॉर्मेशन कराता है, चाहे एस्टेरॉयडल जितने भी जो सब्सटेंसेस है उनका फॉर्मेशन कराता है। दूसरा जो ये लीवर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, लीवर में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि लीवर में बहुत सारा टॉक्सिक एजेंट, जैसे आप खाना पीना खाते हैं तो जितने भी खाना खाते हैं तो वो एक बार क्या होता है सब लीवर के होते हुए फिर एक्सक्रीशन पार्ट में जाता है। तो लीवर में वो जाएगा, सबसे पहले वो डिटॉक्सीफाई होता है सब्सटेंस, तो उसके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, मतलब वो डिटॉक्सिफिकेशन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंस है उसको कम पॉइजनस में कन्वर्ट करना। तो
ये जो कार्य है डिटॉक्सिफिकेशन का वो कौन करता है, वो सेल ऑर्गेनल्स होता है आपके SCR, और SCR में कौन सा ऑर्गन है, वो ऑर्गन है लीवर। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है, लीवर, और उस लीवर के अंदर जो सेल है वो कहता है हिपैटोसाइट सेल, और हिपैटोसाइट सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनल्स में होता है, तो वो होता है SER में, ठीक है। और ये मेनली क्या होता है कि बहुत सारा जो जैसे SER है, SER इसमें कैल्शियम का बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होता है, और कैल्शियम का ये क्या करता है, ये लोड रखता है, कैल्शियम इसके अंदर होता है। और ये कैल्शियम क्या होता है, यही अगर मसल्स में अगर प्रेजेंट है, मसल्स में प्रेजेंट है, तो ये मसल्स में कैल्शियम को रिलीज कराता है, और मसल्स का क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प, मतलब इसको कह सकते हैं SCR इज द रिजर्वॉयर ऑफ कैल्शियम इन द सेल। ये कैल्शियम का रिजर्वॉयर होता है, ये कैल्शियम को अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है। जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होने होती है, उस कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए क्या करता है कि ये रिलीज करता है व्हाट, कैल्शियम आयन को ये रिलीज करता है। दूसरा बात करते हैं, इसलिए तो देखिए एक और चीज समझिए कि यही आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से। तो ये लिपिड का जो प्रोवाइड कौन करता है, वो करता है आपका SCR, और RER क्या किसका प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है आपको प्रोटीन। तो इसीलिए प्रोटीन और लिपिड दो अगर किसी कारणवश अगर सेल मेम्ब्रेन में डैमेज होता है तो वो ये बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का ये कारण बनता है, ठीक है। दूसरा चीज देखते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में। गोल्जी ऑपरेटर्स जो है, ये सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, सबसे पहले वो 1898 में वो देखे थे, और वो देखे थे कि जैसे कि कोई उसमें नेटवर्क जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, जो कि अगर उसमें हम लोग जैसे स्टेन यूज करते हैं, स्टेन यूज किए थे, और उसमें जैसे कि हम लोग सिल्वर यूज किए थे, सिल्वर मतलब मेनली ये गोल्जी जी जो कैमिलो गोल्जी थे वो यूज किए थे, सिल्वर स्टेन यूज किए थे, और सिल्वर स्टेन से इसमें ब्लैकिश स्ट्रक्चर वो मतलब देखे थे कि ब्लैकिश स्ट्रक्चर कुछ उससे बाहर निकल रहा है। और ये जो कैमिलो गोल्जी का है कि कोई डेंसली जो है स्टैंड रेटिकुलर network like structure which consist of mainly what, flat or disc shape और डिस्क शेप क्या इसको और कह सकते हैं सिस्टर्न। तो सिस्टर्न जो स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिस्टर्न लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पैरेलली अरेंज्ड है, पैरेलल अरेंजमेंट है, पैरेलल अरेंजमेंट है। जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये क्या है, नॉर्मली जो है ये जो सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से ऐसे निकला, ऐसे है पूरा ऐसे सेल में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये नॉर्मली स्टार्ट कहाँ से होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू, मतलब सेंट्रीपेटली सेंट्रीफ्यूगली ये मूव करता है। लेकिन क्या है जो ये है, ये नॉर्मली क्या होता है एस्टैक्स के तरह, ठीक है, ये अरेंज किधर की तरफ होता है, साइटोप्लाज्मिक, मतलब साइटोप्लाज्मिक साइटोसोलिक फेस की तरफ होता है, मतलब साइटोप्लाज्मिक की तरफ, ठीक है। ये होता है आपका गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए एक स्टैक्स को निकालते, एक सिस्टम को निकालते हैं, तो इसमें एक होता है जैसे कॉनकेव, केव मतलब गुफा मतलब, ठीक है, तो ये कॉनकेव पार्ट है, और एक है कॉन्वेक्स पार्ट है। तो इस कॉन्वेक्स पार्ट को कहते हैं फॉर्मिंग फेस ऑफ सिस्टर्न, और कॉनकेव पार्ट को क्या कहते हैं, मैच्योरिंग फेस ऑफ सिस्टर्न, मैच्योरिंग फेस ऑफ सिस्टर्न। अच्छा, मैच्योरिंग का इसमें टी आ रहा है, तो इस टी के चलते हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ट्रांस फेज है, और ये क्या है, सिस फेज है, ठीक है, सिस फेज और ट्रांस फेज।
नॉर्मली क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस है, ये जो बात करते हैं कि जो गोल्जी बॉडी है वो मेनली जो भी सब्सटेंस बन रहा है, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अगर इंजाइम बना रहा है, चाहे जो भी प्रोटीन्स बना रहा है, चाहे ये लिपिड्स बना रहा है, तो उसको अगर सेल से बाहर भेजना है और चाहे सेल के अंदर ही अगर ट्रांसपोर्ट कराना है, चाहे जो कि बहुत मतलब डेंजरस इंजाइम है, तो उसको सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसको पैकेजिंग होना चाहिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, पैकेजिंग का। तो वो पैकेजिंग और डिलीवरिंग का जो काम होता है वो करता है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी किसका काम करता है, इट परफॉर्म व्हाट, परफॉर्म पैकेजिंग और डिलीवरी ऑफ व्हाट, आइदर या कि सेल के अंदर ही इंट्रा सेलुलरली और इंट्रासेलुलर टारगेट, या और सिक्रेटेड आउटसाइड सेल, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलरली, ठीक है, आउटसाइड सेल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये मेनली जो है ग्लूकोज का, जैसे शुगर का, उस पर अटैचमेंट करा देता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रोटीन बना, अच्छा है कोई लिपिड है, ठीक है, तो RER ये बनाता है और ACR ये बनाता है, तो उसको अगर बाहर अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो ऐसे ये ट्रांसपोर्ट होगा, नहीं हो पाएगा आसानी से। तो इसके साथ ये कहता है कि हम इसको थोड़ा सा इस पर ग्लूकोज टाइप से कुछ अटैचमेंट कर देते हैं, तो ग्लूकोज टाइप से अटैचमेंट हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन, और ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड। तो दिस ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर मेनली फॉर्म बाय व्हाट, गोल्जी बॉडी, चाहे गोल्जी apparatus, इसके द्वारा ये क्या होता है, बनाया जाता है। लेकिन एक चीज समझिए, जैसे ये है एस्टैक्स जो बना है, ठीक है, ये एस्टैक्स जो है, ये एस्टैक्स भी, तो मान लीजिए कि अगर सेल के इंटरनल कंपार्टमेंट के चलता, अगर चाहे उसमें प्रेशर बढ़ रहा है, चाहे कुछ में फ्लो हो रहा है, तो वो यहाँ से ये इधर चला जाना चाहिए, ये इधर चला जाना चाहिए, मतलब अपने जगह पर नहीं रह पाता। जहाँ ये मेनली वो प्रेजेंट होता है कि साइटोसेलिक फेज की तरफ वो प्रेजेंट होता है, या ये न्यूक्लियर फेज की तरफ भी आ सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो जितना स्ट्रक्चर है वो सब इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, अपने पोजीशन पे ये है, तो किसके बदौलत, ये अपने पोजीशन पे है तो किसके बदौलत, वो एक अंदर स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल, और ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्रांसपोर्टेशन में भी, सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में भी ये काम करता है। उसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे ये वर्क करता है। लेकिन जो सेल के अंदर जो भी चीज़ अपने पोजीशन पे, जैसे न्यूक्लियस आप कहते हैं ना कि न्यूक्लियस सेंटर पे है, ठीक है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया इस जगह पे है, चाहे लाइसोसोम यहाँ पे है, तो ये जो आप पोजीशन बता रहे हैं, तो उस पोजीशन पे उसको मेंटेन कौन करवाया है, माइक्रोट्यूब्यूल करवाया है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यही अगर गोल्जी बॉडी को अगर हम प्लांट में डिक्टियोजोम कहते हैं, आप एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, डिक्टियोजोम प्लांट में, इसी गोल्जी बॉडी को, प्लांट गोल्जी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, आप डिक्टियोजोम। अब बात करते हैं लाइसोसोम। इसमें लाइसोसोम जो होता है वो मेनली, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन डी डुवे, तो दुबे जी, इसको याद कर लीजिए। तो दुबे जी लाइसोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किए थे। वो क्या है, एक मेम्ब्रेन सेक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, जिसमें कि क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। और ये हाइड्रोलाइटिक इंजाइम, जैसे कि इसमें मेनली हम, आप किताब के अनुसार 3 हाइड्रोलाइटिक इंजाइम के बारे में तो आपको याद ही रखना है, जैसे लाइपेज के बाद से आपको प्रोटीएज, और प्रोटीएज के बाद से क्या है, कार्बोहाइड्रेज, चाहे और भी जैसे न्यूक्लियोसाइडेज, चाहे न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है, चाहे डीएनएज, चाहे आरएनएज, ठीक है, जिसमें एज लग रहा है, जिसके सामने, जैसे लाइपेज तो ये फैट्स का ब्रेकडाउन कराता है, प्रोटीएज प्रोटीन का कराता है, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है उसको कराता है, एजेस जैसे मान लीजिए न्यूक्लियोटाइडेज है तो वो न्यूक्लियोटाइड का डैमेज करा, मतलब डाइजेशन कराता है। अगर न्यूक्लियोसाइडेज है तो वो न्यूक्लियोसाइड्स का कराता है। अगर डीएनए का कराना है
तो डीएनएज है, अगर आरएनए को कराना है तो आरएनएज है। तो ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके लाइसोसोम में। और इनका लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन कराता है, क्या होता है कि सबसे पहले जो एंजाइम है, इनका जो फॉर्मेशन एंजाइम में है, वो एंजाइम जो फॉर्मेशन करा रहा है वो आरईआर कराता है। फिर ये पैकेजिंग जो होता है वो किस में होता है, आपके गोल्जी बॉडी में। फिर गोल्जी बॉडी के बाद पैकेजिंग होने के बाद ये कहाँ जाता है, किस फॉर्म में आता है, वेस्कुलर फॉर्म में। और ये वेस्कुलर फॉर्म किससे मिक्स होता है, मतलब फ्यूज करता है गोल्जी बॉडी लाइसोजोम से। फिर ये लाइसोजोम का स्ट्रक्चर बनता है और ये लाइसोजोम तब ये फंक्शन करता है। बात करते हैं कि अगर ये सेल क्या हो गया, कोई अगर सेल है नॉर्मली। अच्छा, एक और चीज़ समझिए, ये आपको हम बता रहे हैं कि ये फेगोसाइटोसिस में ये हेल्प करता है, कौन, लाइसोसोम। कैसे कि मान लीजिए अगर कोई बैक्टीरिया, अगर मान लीजिए ये बैक्टीरिया है और आपके सेल में, आपके बॉडी में एंट्री कर गया, तो बॉडी में एंट्री कीजिएगा तो हर अपने ऑर्गन के पास, हर सेल टिश्यू के पास अपना उसका खुद का एक मैक्रोफेज है, मतलब अपना एक बचाव वाला सिस्टम है, तो मैक्रोफेज है। तो मैक्रोफेज क्या करता है, ये इसके अंदर क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। इस इनगल्फमेंट को क्या कहते हैं, फेगोसाइट कर लेता है। तो अब ये अंदर आ गया, जब फेगोसाइट करेगा, अब अंदर आ गया, तो अंदर आने के बाद तो स्टोर रखता नहीं है। फिर क्या करता है, ये जो है कहता है लाइसोसोम भाई आओ। तो ये लाइसोसोम का मोमेंट जो है, यहाँ पे लाइसोसोम का मोमेंट यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए क्या होता है, जैसे ये बैक्टीरिया है, इसके साथ कौन फ्यूज कर गया, ये लाइसोसोम। ये अब जो इसमें आया है इसको कहते हैं फेगोलाइसोसोम। और ये फेगोलाइसोसोम किससे, फेगोसोम, जब मान लीजिए फेगोसाइट अगर हुआ बैक्टीरिया, तो अब ये मैक्रोफेज को क्या कहेंगे हम लोग, फेगोसोम। और ये फेगोसोम फिर किससे बाइंड करेगा, लाइसोसोम से। तो फेगोसोम प्लस लाइसोसोम, अब इस स्ट्रक्चर के क्या कहते हैं, फेगोलाइसोसोम कहते हैं। अब ये फेगोलाइसोसोम क्या करेगा, बैक्टीरिया का क्या करा देगा, किल करा देगा। तो इसलिए ये क्या करता है, फेगोसाइटोसिस में भी ये हेल्प करता है। दूसरा, मान लीजिए अगर कभी सेल डेड कर गया, चाहे अगर वो डैमेज कर गया, तो सेल डेड किया चाहे डैमेज कर दिया, तो जो लाइसोसोम है वो भी डिजेनरेट करेगा। तो लाइसोसोम जब डिजेनरेट करेगा, तो मान लीजिए अगर सेल ये डेड कर गया है, तो इसके अंदर जो लाइसोसोम इसका भी मेम्ब्रेन डिजेनरेट करेगा। तो जितना भी एंजाइम है इसका, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सब ये बाहर निकलेगा। और सब बाहर निकलेगा, फिर वो जो सेल है जितना भी, उसको ऑटोलाइसिस कर देगा, अपने आप खुद ब्रेक कर देगा। जब वो ये खुद से सब ब्रेक कर देगा, तो इसको क्या कर सकते हैं कि ये मतलब अपने ही सेल को ये खुद मार दिया, मतलब सुसाइड कर लिया। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, मतलब सुसाइडल बैग ऑफ सेल। फिर दूसरा चीज़ अगर समझिए कि मान लीजिए नॉर्मली अगर हम बात करें, तो नॉर्मली ये जो इसका जो इंजाइम है, मान लीजिए कभी ऐसा हो कि थोड़ा सा इंजाइम इसका लीक कर गया, तो इसके लीकेज के चलते क्या कर सकता है, ये सेल को तो डैमेज कर सकता है, लेकिन क्या है कि इसकी जो विशेषता है वो एसिडिक मीडियम पे ये ज़्यादा वर्क करता है। और बाहर जो इसके जो साइटोप्लाज्म है वो है बेसिक मीडियम, लगभग बेसिक है। इसका जो है पीएच है लगभग 7.2। तो ये 7.2 में जैसे ये थोड़ा सा अगर एंजाइम अगर आता है इसके अंदर, तो वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। जब इनएक्टिव ये हो जाएगा, तो फिर ये अपना इफेक्टिविटी जो है वो शो नहीं कर पाएगा थोड़ा सा। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में होगा, तब तो भाई क्या होगा, तब तो प्रॉब्लम करेगा। बात करते हैं आगे कि एक नया स्ट्रक्चर है जिसमें अब पढ़ेंगे वैक्यूल के बारे में। तो वैक्यूल में क्या है, एक ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये भी एक क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मली क्या होता है कि वैक्यूल में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो कि वो भी सेमी परमिएबल होता है। उस सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। और ये मेनली टोनोप्लास्ट सेमी परमिएबल होता है और ये प्लांट में पाया जाता है। वो मेनली क्या होता है कि प्लांट के जो सेल है उसमें ये लगभग 90% ये अपना कवर किए रहता है स्पेस, लगभग 90% जो है सेल का वॉल्यूम ये कवर किए रहता है। और ये मेनली क्या करता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है आयंस के, ये आयंस का ट्रांसपोर्टेशन कराता है मेनली
अगर मान लीजिए कि ये रिजर्व करता है, अगर मान लीजिए सेल में अगर आयंस की अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो ये रिलीज कर देगा, चाहे अगर सेल्स में आयंस अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो इसमें क्या कर देगा कि इसको ये ऑब्जर्व कर लेगा कुछ देर के लिए और फिर बाद में जब जरूरत पड़ेगा वो उसको देगा। तो ये क्या करता है कि इट नॉर्मली फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन एंड मटेरियल्स एंड व्हाट इट मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द सेल्स। ये क्या करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को भी मेंटेन करता है, दूसरा का आयंस एंड ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नंबर ऑफ आयंस और जो भी मटेरियल है उसको ये ट्रांसफर कहाँ करता है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ये भी एनर्जी की यूटिलाइज करता है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट का ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। और ये मेनली जो है ये 3 प्रकार के आपकी किताब में पढ़ना है। एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक होता है फूड वैक्यूल और एक होता है आपका गैस वैक्यूल। और जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है वो नॉर्मली ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प करता है, नॉर्मली एक्सक्रीशन चाहे ऑस्मो रेगुलेशन। वो भी किस ऑर्गेनिज्म में, अमीबा के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि अमीबा में कैसे ये वर्क। फिर जैसे कि मान लीजिए प्रोटिस्टा में आप लोग पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा में कि उसमें ये फूड वैक्यूल होता है, जो कि अगर फूड वैक्यूल कब बनता है, जब अगर कोई मान लीजिए कि सॉलिड पार्टिकल्स है चाहे वो इनगल्फ कर लिया वो प्रोटिस्टा, वो इनगल्फ करने के बाद से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको फूड वैक्यूल कहता है। उसमें उनका जितना भी प्रोसेस होना है, डाइजेशन होना है, चाहे डाइजेशन होना है, चाहे एब्जॉर्प्शन होना है, चाहे एस्मिलेशन होता है, सब इसके फूड वैक्यूल से ही होगा। फाइनली क्या है कि जो गैस वैक्यूल है ये बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, और बैक्टीरिया और ये नॉर्मली क्या करता है, इसको बायोन्सी प्रोवाइड करता है, इसके चलते ये आसानी से वो तैर सकेगा। ठीक है, इट नॉर्मली प्रोवाइड और प्लांट में भी कुछ जैसे कि पढ़ेंगे हम लोग एरेनकाइमा के बारे में। एरेनकाइमा भी क्या होता है, ऐसे ही होता है, एरेनकाइमा बायोन्सी प्रोवाइड करता है, वैसे गैस वैक्यूल है जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।